बहुत ही सुनसान गांव हुआ करता था। चारों तरफ हरियाली थी, लेकिन उस गांव में सिर्फ एक ही घर था, जिस घर में गजोधर, अहिल्याबाई और उसकी एक बेटी ममता रहती थी। उसकी माँ किचन में खाना बना रही थी कि तभी अचानक एक चम्मच उसके हाथ से छूटा और जमीन पर गिर गया। मेरी तो जान ही निकल गई थी, ऐसा लगा जैसे कोई बम गिरा हो। ममता अपने कमरे से निकलकर डरते हुए बाहर गई तो किचन में उसकी माँ खाना बना रही थी। क्या हुआ माँ, आपको कुछ हुआ तो नहीं? तू बार बार डर क्यों जाती है? एक छोटा सा चम्मच ही तो गिरा है, उसी की आवाज आई होगी। माँ, अपना घर इतने ज्यादा सन्नाटे में है कि अगर हल्की सुई तक गिरती है तो उसकी आवाज भी सुनाई देती है। मैं हर बार डर जाती हूँ। तभी अचानक माचिस जलने की आवाज आई। हे राम, ये क्या हुआ? लगता है आग लग गई। वो दोनों डरते हुए बाहर गए तो देखा कि हॉल में उनके पिताजी बैठे थे और उन्होंने सिगरेट जलाई थी। क्या हुआ? पापा, माचिस थोड़ा धीरे जलाया करो, इतनी तेज आवाज आई कि हमें लगा कहीं आग लग गई। तुम दोनों माँ बेटी बहुत डरपोक हो। कहीं कदमों की आवाज सुनकर डर जाती हो तो कहीं सांस लेने की आवाज सुनकर। पापा, इतनी सन्नाटे जगह में घर बनाने की क्या जरूरत थी आपको? अपनी बेटी को अच्छे से तैयार कर दो, क्योंकि कल इसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। ममता अपने पिता के मुंह से ये सुनकर थोड़ा हैरान हो गई। पिताजी, आपकी जो भी पसंद होगी मैं वहां शादी कर लूंगी। बस एक बात का ख्याल रखना, उनका परिवार बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस घर में हम 3 ही लोग रहते हैं। ऊपर से घर में इतना सन्नाटा रहता है कि मुझे जरा सी आवाज सुनकर डर लग जाता है। अब बेटे चिंता मत कर, कल जो परिवार आ रहा है उनका परिवार बहुत बड़ा है। तू सोच भी नहीं सकती, उससे भी ज्यादा बड़ा परिवार है उनका। ये सुनकर ममता खुश हो गई। ममता चाय लेकर आई और इतना बड़ा परिवार देखकर वो बहुत खुश हो गई। पहली बार उसे अपने ही घर में डर नहीं लग रहा था। लड़के शेखर की शादी ममता के साथ तय हो गई, लेकिन उनके जाते ही सन्नाटा एक बार फिर से छा गया। माँ, पिताजी, इन सब के जाते ही सन्नाटा कितना ज्यादा हो गया ना, मुझे तो अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही है। कुछ ही महीनों बाद शेखर की शादी ममता के साथ हो गई। शेखर, जब आप मुझे देखने आए थे तो सिर्फ 50 लोग थे। हाँ ममता, दरअसल बात यह है कि बड़े पापा का परिवार और छोटे पापा का परिवार अमेरिका में फंसा हुआ है। किसी वजह से वो शादी में नहीं आ पाए। जब वो लोग आ जाएंगे तो 200 से ज्यादा लोग दिखाई देंगे यहाँ। ये सब सुनकर ममता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे बहू, तुझे छोले भटूरे बनाने आते हैं क्या? हाँ सासू माँ, मुझे बहुत अच्छे छोले भटूरे बनाने आते हैं, और आपने तो मेरे मन की बात ही छीन ली। मुझे भी छोले भटूरे बहुत पसंद है। फिर तो बहुत अच्छी बात है बेटा, हमारे घर में सभी लोगों को छोले भटूरे बहुत पसंद है, लेकिन बनाना किसी को भी नहीं आता। हर महीने मुझे बाहर से छोले भटूरे मंगाने पड़ते हैं। जल्दी से हम सबके लिए छोले भटूरे बना दे। अरे कोई बात नहीं सासू माँ, आप परेशान मत होइए, बस छोले भटूरे का इंतजार करिए। जीती रहो बहू, तुम्हें पाकर हमारा पूरा परिवार धन्य हो गया। देख रही हो दीदी, हमारी नई देवरानी साहिबा को लग रहा है कि सासू माँ इसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन शायद इसे नहीं पता कि ये हमारे चक्रव्यूह में फंस गई है। तूने बिल्कुल सही कहा माया, भटूरे बनाते बनाते कुछ ही दिनों में इसकी हालत खराब हो जाएगी, तब पता चलेगा इसे। पूरे परिवार के लिए ममता ने छोले भटूरे बनाए। सबके लिए 2-3 भटूरे भी अगर वो बनाती है तब भी लगभग 1000 तो हो ही जाएंगे। सासू माँ, छोले भटूरे तैयार हैं, आप सब लोग बैठ जाइए, हम लोग अभी लेकर आते हैं। सब लोग खाने की टेबल पर बैठ गए, तभी वहां पर उसकी जेठानी आ गई। देवरानी जी, क्या कहा आपने? हम लोग लेकर आते हैं। आज तेरी पहली रसोई है, इसीलिए सबको खाना तो अकेले ही परोसेगी। ये इस घर का नियम है, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। कोई बात नहीं जेठानी जी, मुझे पहली बार इतने सारे लोगों के साथ रहने का और उनकी सेवा करने का मौका मिला है, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है। ममता ने खुशी खुशी सभी को खाना परोस दिया। पूरे परिवार को छोले भटूरे बहुत पसंद आए। ममता, तेरे हाथ में तो जादू है, आज के बाद इस घर में छोले भटूरे के अलावा कुछ नहीं बनेगा। बिल्कुल सही कहा तुमने भाग्यवान, बहू साक्षात अन्नपूर्णा है। हमारा परिवार जनसंख्या की दृष्टि से तो बहुत आगे है ही, लेकिन लंबी लंबी फेंकने में भी बहुत आगे है। सासू माँ, ससुर जी, मैं बचपन से ही बहुत छोटे परिवार में रह रही हूँ, यहाँ तक कि हमारे गांव में सिर्फ अकेला ही गांव है। आप लोगों ने देखा ही है, इतने बड़े परिवार की सेवा करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे परिवार ने उसकी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए, क्योंकि अब उनके परिवार को भटूरे बनाने वाली बहू के रूप में एक नौकरानी मिल चुकी थी।
उनका परिवार सुबह शाम ममता से सिर्फ छोले भटूरे ही बनवाते थे, बाकी कोई काम नहीं करने देते थे। अरे ममता बेटा, आज हमारे घर में कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं। मैं उन सभी को तेरे हाथ के छोले भटूरे खिलाना चाहती हूँ। कई महीने बीत चुके थे, इसीलिए अब ममता छोले भटूरे बनाने का नाम सुनते ही डर जाती थी, लेकिन काम तो उसे करना ही था। ठीक है सासू माँ, कितने लोगों के लिए बनाने हैं? 400-500 लोगों के लिए बना दे। ये सुनकर ममता घबरा गई। कभी कभी सोचती हूँ इतना बड़ा परिवार आखिर बना कैसे होगा? ये परिवार है या इंसान पैदा करने की मशीन? खैर, ममता रसोई घर में चली गई, सभी के लिए छोले भटूरे बनाने लगी। मुझे ही बड़े परिवार में जाना था, लेकिन इतने बड़े परिवार में भेज दिया तूने भगवान। शाहरुख खान ने सही कहा था कि किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने में लग जाती है। अब जब पूरी कायनात मेरे लिए काम कर रही थी तो इतना बड़ा परिवार तो मिलना ही था। कम से कम 2000 भटूरे बनाते बनाते उसकी सांस फूल गई और वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। आपकी पत्नी किसी बहुत बड़े होटल में काम करती है क्या? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मेरी बीवी किसी होटल में काम करेगी? आप तो मुझे जानते हैं ना। दरअसल इसकी पूरी बॉडी के अंदर तेल और मसाले के तत्व चिपक चुके हैं। ऐसा उन्हीं के साथ होता है जो 5 घंटे से भी ज्यादा रसोई घर में बिताते हैं। सही टाइम पर ले आए आप, वरना इनकी तो दिल की धड़कनें तक रुक चुकी थी। डॉक्टर साहब ने उसे कम से कम 15 दिनों के लिए एडमिट कर दिया। छोले भटूरे के लालच में हम लोगों ने बहू के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं। बेचारी मरते मरते बची है। तुम सब उसकी मदद नहीं करती थी क्या रसोई घर में? माँ जी, हम ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर सकते हैं? सिर्फ मसाले बनाकर दे सकते हैं, बाकी सारा काम तो उसे ही करना पड़ता था ना। आपने इतनी ज्यादा तारीफ कर दी कि वो बेचारी ना भी नहीं कह पाई। 15 दिन बाद शेखर उसे घर ले आया। आप सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए। मैं कई दिनों से ममता की हालत देख रहा था, पर कुछ कह नहीं पा रहा था, वरना आप लोग मुझे बीवी का गुलाम कहने लगते। लेकिन इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। डॉक्टर साहब ने लगभग 6 महीने तक तेल और मसालेदार खाना खाने के लिए भी मना किया है, और किचन में जाने के लिए तो पूरी तरह से मना किया है। लेकिन पूरे परिवार को पहले ही अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए उसके ससुर ने कहा, बेटा मैं भी तेरी सास की वजह से कुछ नहीं बोल पा रहा था। ममता बेटा, हम वैसे भी तुझे अब इतनी मेहनत नहीं करने देंगे। अब तू घर का कोई काम नहीं करेगी, कम से कम 2 साल, और उसके बाद भी कभी कभी छोले भटूरे बना दिया करना बस। इतना बड़ा परिवार मुझे मिला, अगर आप लोगों की सेवा करते करते मेरी जान भी चली जाती तो भी मुझे किसी बात का दुख नहीं होता। ये तो फेंकने में सासू माँ से भी बड़ी निकली। परिवार का असर तो पड़ेगा ही। तो इस तरह से उस दिन के बाद से उनके पूरे परिवार ने ममता को ज्यादा काम नहीं करने दिया। आओ अंजलि बहू, ये कलश गिराकर अंदर आओ, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। रामपाल ने अपने हाथों में पूजा की थाली लिए अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाया, क्योंकि घर में कोई औरत थी ही नहीं। अपना गृह प्रवेश ससुर के हाथों देख अंजलि को बड़ा अजीब लगा। गृह प्रवेश के बाद वो अंदर आई। अरे मिहिर, अनुज, प्रियांशु, जल्दी से आओ। जी बाबूजी। जाओ अपनी भाभी को अंदर उसके कमरे तक छोड़ कर आओ। इसके बाद वो सभी अंजलि को पकड़कर कमरे तक ले जाते हैं। वो दोनों वहाँ से चले गए। कमाल है, यहाँ तो बहू का गृह प्रवेश एक मर्द करवा रहा है और मेरे देवर वो मुझे कमरे तक छोड़ने आए। यहाँ तो कोई औरत दिखाई नहीं दे रही। अंजलि के मन में अभी ये सब बातें घूमी रही थी कि तभी उसका पति अंदर आ गया। अंजलि ने उससे पूछा, राहुल, यहाँ सब कितना अजीब है। मतलब मेरा गृह प्रवेश एक औरत ने नहीं बल्कि बाऊजी ने किया, और ऊपर से कमरे तक भी तुम्हारे भाई छोड़ने आए। वो बात यह है अंजलि कि मेरे घर में कोई औरत है ही नहीं। माफ करना, लेकिन मैंने तुमसे बात छिपाई। मेरे घर में बस 12 मर्द ही मर्द हैं, जिसमें मेरे दादा, पापा, चाचा और हम सब भाई हैं। सच कहूँ तो तुम पहली औरत हो इस घर में। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरे घर में आने के बाद थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन सच तो यही है कि मेरे घर में हम सब मर्द ही मर्द हैं। और यही बात सुनकर कोई भी लड़की शादी के लिए हाँ नहीं करती थी, इसीलिए मैंने तुमसे बात छिपाई। क्या राहुल, तुमने मुझसे झूठ कहा? अब मैं इस मर्दों से भरे ससुराल में क्या करूंगी? मैंने तो सोचा था मेरे ससुराल में मेरी जेठानी, ननद, सास होंगी, जिनके साथ मैं ढेर सारी गप्पे मारूंगी। कुछ काम वो करेंगी, कुछ मैं। लेकिन तुमने तो मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया राहुल। तुम ना अब मुझसे बात मत करना, समझे? फिर अगली सुबह आ गई मेरी बहू रानी। ये हमारे घर की पहली लक्ष्मी है। इसके आने से अब हमारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। हाँ दादा, अब इस घर में भी रोटियां बेलते चूड़ियों से खनकते हुए सुनाई देंगे। ये सब सुनकर अंजलि थोड़ा मुस्कुराती तो है, लेकिन साथ ही वो घबराई हुई भी थी। फिर कुछ देर बाद
जा बहू, अब तो अपनी पहली रसोई की रस्म कर ले। सच कहें तो हमें पता भी नहीं क्या कैसे करते हैं। बस हमने पड़ोस वाली कमला बहन से सुना था कि नई बहू से क्या क्या रस्में करवानी होती हैं। तेरी सास और चाची कई साल पहले इस दुनिया से विदा हो गई थी, तब से हम मर्द ही ये सब घर संभालते हैं। उनकी बात सुनकर अंजलि को उन पर दया भी आई। आप फिक्र मत कीजिए बाबूजी, मैं कुछ बना कर ले आती हूँ। अंजलि रसोई में चली जाती है और हलवा बना कर ले आती है। सभी को उसके हाथ का हलवा बड़ा पसंद आता है। वाह भाभी, हलवा तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। अब अंजलि ने घर को ध्यान से देखा तो वो पूरी तरह से बिखरा पड़ा था। अब अंजलि ने पहले उस सारे घर की अच्छे से साफ सफाई की, फिर सबके गंदे कपड़ों को धोया। अब वो आंगन में झाड़ू लगा रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन ने कहा, और बताओ नई बहू, इस मर्दों से भरे ससुराल में आकर तुम्हें कैसा लग रहा है? हर तरफ बस मर्द ही मर्द दिखाई दे रहे होंगे, औरत का तो नामो निशान ही नहीं है। वैसे रामपाल भाई साहब ने तो कितनी कोशिश की राहुल की शादी करवाने की, लेकिन कोई लड़की तैयार ही नहीं हो रही थी इस मर्दों से भरे ससुराल में आने को। वो तो तुम्हें राहुल ने अपने झांसे में फंसा लिया। तभी वहाँ मिहिर और उसके चाचा ससुर आ जाते हैं। जिनकी सोच में गंदगी होती है ना, उन्हें सब गंदा ही गंदा दिखाई देता है। तुम जानबूझकर हमारी भाभी को भड़का रही हो। अरे पहले खुद के घर में झाँक कर देखिए, 2 महीने में ही तुम्हारी बहू तुमसे तंग आकर ससुराल छोड़कर भाग गई, क्योंकि तुम हर वक्त उसे ताना जो देती रहती हो। बिल्कुल ठीक कहा बेटा, इस आशा और शकुंतला की बातों में ध्यान नहीं देना। इन दोनों का तो काम ही सबके बीच में आग लगाना है, लेकिन कहते हैं जो दूसरों के घरों में आग लगाते हैं उनके खुद के ही घर जल जाते हैं। बहू चलो तुम अंदर जाओ। अंजलि अंदर चली जाती है। वो रसोई में खाना बना रही थी कि तभी उसका देवर वहाँ आता है। ये लो भाभी, आज पनीर लाया हूँ, आज आप बढ़िया सा मटर पनीर बना दो। अंजलि जैसे ही वो पनीर पकड़ने लगती है, गलती से देवर का हाथ उसके हाथ से टच हो जाता है। देवर जी, ये क्या बदतमीजी है? मैं यहाँ अकेली हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसी हरकत करोगे। आखिर मर्द जात होती ही ऐसी है। लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया भाभी। शट अप, अब जाओ आप यहाँ से। निखिल बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चला जाता है, लेकिन अपनी भाभी से कुछ नहीं कहता। अंजलि इसी तरह सबसे बचती रहती। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। अंजलि जब भी घर का काम करती तो घर के बाकी मर्द भी उसकी मदद करवाने लग जाते। ये लो भाभी, सब सब्जियां आ गई हैं। क्या भाव लाई ये बैंगन? पूरे 80 रुपए किलो दिए सब्जी वाले ने। क्या 80 रुपए किलो? उन्होंने तो तुम्हें बेवकूफ बना दिया। अरे बाजार में ये बैंगन 40 रुपए किलो बिक रहे हैं। क्या? चलो मेरे साथ। अब अंजलि बाजार जाती है और सभी सब्जियां जो सब्जी वाले ने उसे डबल रेट में दी होती हैं, उसके पास जाती है। मर्द समझकर उसे बेवकूफ बनाओगे क्या? जो आधे दाम की सब्जियां दुगने दाम में बेच रहे हैं, लाओ बाकी के पैसे वापस करो। अंजलि बाकी के पैसे लेकर घर आ जाती है। मिहिर आकर ये बात सबको बताता है। पापा, अपनी भाभी तो बड़ी समझदार है। भाभी ने सब्जी वाले को ऐसे लताड़ा कि उसने झट से सारे पैसे वापस कर दिए। हाँ देवर जी, लेकिन आप भी आगे से ध्यान रखो। अब से सब्जी लेने में आपके साथ जाया करूंगी। ऐसे ही समय बीता। जब से एक औरत उस घर में आई थी, घर में रौनक आ गई थी। अब उसे भी समझ आने लगा था कि सभी बहुत अच्छे हैं। एक रोज अंजलि का जन्मदिन था। सभी मर्दों ने पूरे घर को बड़े ही अच्छे से सजाया और बाजार से केक लाकर धूमधाम से उसका जन्मदिन मनाया। अब आज अंजलि बहू कोई काम नहीं करेगी। आज सारा खाना बाहर से ऑर्डर किया है। आज तुम बस आराम करो। आप सब कितने अच्छे हो। इतना अच्छा बर्थडे मेरा कभी नहीं मना। तभी उसके माँ बाबा वहाँ आ गए। चलो बेटी, हम तुम्हें यहाँ से लेने आए हैं। तूने जो गलती की वो माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन हम तुम्हें यूं मर्दों से भरे ससुराल में भी रहने नहीं दे सकते। चलो तुम हमारे साथ चलो। ये सुनकर सभी मर्द घबरा जाते हैं। बड़ी मुश्किल से हमें माँ का प्यार देने वाली भाभी मिली है, अब हम उन्हें खोना नहीं चाहते। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं अंजलि, कोई माँ के रूप में तो कोई अपनी बेटी के रूप में। लेकिन अब जो भी तुम्हारा फैसला होगा हमें मंजूर होगा। तो मेरा फैसला ये है कि मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब से मैं यहीं रहूंगी, अपने इस प्यारे से ससुराल में, जहाँ सभी मुझे पलकों पर बिठा कर रखते हैं। मैं बड़ी ही भाग्यशाली हूँ जो इस ससुराल में आई, तभी तो सब मेरी इतनी वैल्यू करते हैं। और माँ, अब कुछ समय बाद मेरे बाकी सब देवरों की शादी भी हो जाएगी, फिर ये घर भी औरतों मर्दों से हरा भरा हो जाएगा। उसके माँ बाबा अपनी बेटी को खुश देखकर बहुत खुश थे। अब अंजलि को उस घर में कोई डर नहीं था। वो सबके साथ खुशी खुशी रहने लगी।